जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 में। उम्मीद करूँगा आप सब कुशल होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि कल जो वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के 9,582 पदों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है उनके ऊपर। हाँ, लगभग शिक्षा विभाग में 9,582 पदों को वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग ने प्रदान कर दी है। जल्दी आपको इन पदों पे नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं पदों के वर्गीकरण की बात करूं तो व्याख्याता में 730 पद, सेकंड ग्रेड में 4,037 पद, थर्ड ग्रेड में 2,000 पद, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में 1,415 पद, शारीरिक शिक्षक के 900 पद और प्रयोगशाला सहायक के लगभग 500 पद इस भर्ती में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार पदों का विवरण आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ बच्चों की क्वेरी है, क्या सर ये पद नई भर्ती में आएंगे या फिर जो पुरानी ऑनगोइंग भर्ती है उनके अंदर ही इनको शामिल कर लिया जाएगा। तो जो ऑनगोइंग भर्ती है उनके पदों को वित्तीय स्वीकृति पहले से ही मिल चुकी है और कल जो स्वीकृति मिली है वो एक अलग वैकेंसी है, इसलिए आप इन दोनों को जोड़ के ना देखें। ये भर्ती अलग आएगी और जो ऑनगोइंग भर्ती चल रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वो एक अलग भर्ती है। अब आगे मैं चर्चा करूँगा कि थर्ड ग्रेड के जो 2,000 पोस्ट आई हैं उनके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अभी थर्ड ग्रेड की 2,000 पोस्टों को वित्तीय स्वीकृति मिली है। आप लोगों का एक डाउट मैं यही क्लियर कर दूं कि ये पद बाल वाटिका जो होती हैं उनके अंदर जो अध्यापक होते हैं उनके लिए आए हैं। हाँ, इन्हें भी अध्यापक थर्ड ग्रेड ही कहा जाता है। अब मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। सबसे पहला बिंदु मेरा ये है कि क्या नई भर्ती थर्ड ग्रेड में पद केवल 2,000 ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, फ़िलहाल 2,000 पद ही हैं, पर आप एक भ्रम से बाहर आइए कि आप इन्हें केवल 2,000 पद ना देख करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये पद ऐसा तो है नहीं कि कल वित्तीय स्वीकृति मिली है आज एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और महीने 2 महीने में भर्ती हो जाएगी। एक भर्ती को पूरा करने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और वो प्रोसीजर कोई 1-2 दिन का नहीं होता, उसमें महीनों साल काफ़ी टाइम लगता है। ये केवल और केवल एक वित्तीय स्वीकृति है। अब अभी भर्ती को धरातल पर आने में भी बहुत समय लगेगा, तो आप लोग निश्चित रहें। 2,000 पदों पे भर्ती ना करके आपको ये अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेगी। अब मेरा अगला बिंदु है कि इस भर्ती में कौन कौन शामिल होगा। इस भर्ती में वो सभी लोग शामिल होंगे जो अभी बीएड कर रहे हैं या जिन्होंने पहले बीएड कर ली है, क्योंकि ये भर्ती करवाने से पहले राजस्थान सरकार को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना आवश्यक है। बिना रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाए इस भर्ती को पूरा नहीं किया जाएगा। और बस मैं यही कह रहा हूँ बच्चों को कि अभी इस भ्रम से बाहर आ जाएं कि ये भर्ती बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को करवाने में भी सरकार को कम से कम 4 से 5 महीने या 6 महीने का टाइम जाएगा। मैं मोटा मोटी बात करूं तो अक्टूबर नवंबर से पहले रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होने वाला, तो उससे पहले तो आप कतई ना सोचें कि ये भर्ती पूरी हो जाएगी। अब मैं बात करूं कि ये भर्ती आपको ज़्यादा पदों पे देखने को क्यों मिलेगी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो लगभग 35,000 के करीब डीपीसी विचाराधीन चल रही है, उस पे भी मुझे लग रहा है आने वाले 7 से 8 महीने या 9 महीने में फैसला आ जाएगा। उसके बाद में उन पदों को शामिल करके उनमें इनको मर्ज करके एक साथ काफ़ी अच्छे पदों पे आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। बहुत से लोग आपसे ये भी कहेंगे कि ये केवल एक बनावटी बातें हैं। हाँ, मानता हूँ कि ये केवल एक अनुमान है, पर फिर भी आगे आप भी जानते हैं कि चुनावी साल आने वाला है और चुनावी साल कभी भी किसी भी भर्ती के लिए खाली नहीं जाता। चुनावी साल में आपको भर्तियां बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इस सरकार का भी चुनावी साल बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आएगा और रीट की जो भर्ती है वो हमें काफ़ी अच्छी संख्या पे देखने को मिलेगी, जिससे कि बच्चे के अंदर तैयारी करने का हौसला बरकरार रहे। ये भर्ती 2,000 पदों पे ना होकर के आपको अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेगी। आप अभी से 2,000 पदों को देख करके अपनी तैयारी को विराम दे दें, ये कभी भी सही नहीं है।
और आप लोगों को ये बता दूं कि इन पदों को देख के ना तो आपको तैयारी करनी है, ना आपको कोई नेगेटिविटी दिमाग में लेके आनी है कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो थर्ड ग्रेड की ही तैयारी कर रहा था, मैं तो थर्ड ग्रेड के लिए ही एलिजिबल था, अब मेरा क्या होगा, इतने कम पदों में मेरा कैसे होगा। आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लानी है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखें। जितना ज़्यादा आप लोग माइंड को पॉजिटिव रखोगे, आपका दिमाग भी आपको उसी तरह के इंस्ट्रक्शन प्रदान करेगा। अगर आप दिमाग में पॉजिटिविटी लाओगे तो दिमाग भी आपको पॉजिटिव चीज़ें ही बताएगा, और अगर आप दिमाग के अंदर ही पहले से नेगेटिविटी को घुसा लोगे तो दिमाग भी नेगेटिव चीज़ें ही आपके अंदर लाएगा। आपको लगेगा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो गया हूँ। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। आप लोग निश्चित रहें, आप लोगों को एक अच्छी वैकेंसी आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी इससे पहले एक लंबा प्रोसीजर सरकार को फॉलो करना है। ये नहीं है कि ये वित्तीय स्वीकृति मिली और इसकी परीक्षा करवा दी जाए। अगला बिंदु मेरा ये है कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी करवा दी जाएगी। तो मैं बात करूँ मोटी मोटी कि ये भर्ती लगभग साल से 1.5 साल का समय पूरा होने में ले लेगी, क्योंकि इससे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद में आरएसएसबी बोर्ड के पास एडवर्टाइजमेंट जाएगा, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट अपने पास आएगा, उसके बाद में फॉर्म लिए जाएंगे, उनके द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा एग्ज़ाम का, और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। अब बिंदु बच्चों को मन में ये आता है कि सर तो तैयारी कब से शुरू करें और तैयारी करें कैसे। तो एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि तैयारी का कोई सही समय नहीं होता। बहुत से बच्चे कहते हैं हम कल से पढ़ेंगे, हम परसों से पढ़ेंगे, हम 1 तारीख से प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तैयारी शुरू करने का कोई भी एक सही समय नहीं होता। मैं ये मानता हूँ जब आपको तैयारी करनी है, क्या तो कल देखना, क्या परसों देखना। जब तैयारी ही करनी है तो पूरे मन से तैयारी में लग जाइए। और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि तैयारी हमेशा जो काम में आती है, वो तैयारी वही काम में आती है जो हमने लंबी की होती है। लंबी करने का मतलब कम से कम साल भर की तैयारी, और वैकेंसी आने से पहले अगर हम लोगों की तैयारी पूरी है तभी हम उस भर्ती में खुद को एक सीट के लिए भागीदार मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वैकेंसी आने के बाद में तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप उन बच्चों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं जो पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब उनका रिवीजन होगा। जहाँ तक आप लोगों ने अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है, वहाँ वो बच्चे भी हैं जहाँ उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके प्रॉपर नोट्स तैयार करके और उनको एक एक बार पढ़ भी लिया है। और तैयारी करनी किस प्रकार है, जो पुराने बच्चे हैं उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तैयारी किस प्रकार करनी है। वो अच्छे से जानते हैं, उनके पास सारा स्टडी मटेरियल भी पहले से तैयार होता है, उनके नोट्स भी प्रॉपर उनके पास बने रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बार बार नई चीज़ों को पढ़ने की बजाय अगर आप अपनी पुरानी चीज़ों को बार बार दोहराओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय एक नई बुक को पढ़ने के। मेरा अगला बिंदु है कि अब तैयारी करें कैसे। तो तैयारी करने में सबसे पहले मैं पुराने बच्चों को कहूँगा कि आप अपने पुराने स्टडी मटेरियल पे दोबारा काम शुरू करें। उसमें आप थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हैं वर्तमान जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अनुरूप। बाकी आप अपने पुराने स्टडी मटेरियल पर विश्वास करके उसे बार बार दोहराएं, उसे बार बार पढ़ें। निश्चित तौर से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा कि नई नई चीज़ों से बचें। मैं बहुत से बच्चों को भी देखता हूँ और मैंने खुद ने भी चीज़ फेस की है कि हम जब कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने का मतलब है हमें लगता है कि हाँ सारे पर्सन इसी बुक में से आ जाएंगे, हमारे पास ये बुक तो होनी चाहिए। फिर कोई नई दूसरी बुक आती है, फिर उसके थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम तो जो ये टेलीग्राम है इसने फैला रखा है। यहाँ पे हर कोई नई नई किताबों की पीडीएफ डालता रहता है। हम पीडीएफ के 2-4 पन्ने पढ़ते हैं, हमें लगता है यार यहाँ से ये बुक बहुत अच्छी है, ये अपने पास होनी चाहिए। फिर कहीं और से हम कुछ स्टडी मटेरियल देखते हैं, यार ये स्टडी मटेरियल भी अपने पास होना चाहिए। मैं ये आप लोग मुझे ये बताइए कि इतना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना तो आसान है, क्या उससे आप पढ़ सकते हो?
पढ़ाई हमेशा एक ही चीज़ से करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता वो आपके नोट्स हों, वो बुक्स हो, वो कोई गाइड हो, मैं किसी भी चीज़ की बुराई नहीं करता। मैं ये मानता हूँ किसी बच्चे को अपने नोट्स अच्छे लगते हैं, किसी बच्चे को बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं, किसी बच्चे को किसी भी राइटर की गाइड पढ़नी अच्छी लगती है। तो सबकी रुचि अलग-अलग है और सबको अपने हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अब मैं अगले बिंदु पे बात करूँ, तो बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर सिलेक्शन के लिए कितने दिन की पढ़ाई आवश्यक है? तो सिलेक्शन के लिए जितनी पढ़ाई आप कर सको उतनी ही कम है। क्योंकि पढ़ाई के दौरान आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता, आपने जो पढ़ा है उसे कितनी बार दोहराया है, उसे बार-बार कितनी बार दोहराया है। ये सबसे बड़ा बिंदु है जो तैयारी के दौरान तैयारी को, आपके दिमाग को, सबको प्रभावित करता है। बहुत से बच्चे इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता पीछे क्या पढ़ के आ गए। तो इस प्रकार की पढ़ाई नहीं करनी है। हमें पढ़ाई करनी है एक प्रॉपर वे में, एक सटीक रणनीति के साथ में, एक सटीक शिक्षण सामग्री के साथ में। और वो शिक्षण सामग्री आपको एक बार लाने के बाद में कम से कम एग्ज़ाम होने तक तो बिल्कुल चेंज नहीं करनी। अगर आप अपनी शिक्षण सामग्री पे भरोसा करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे। नई-नई शिक्षण सामग्री से बचें, नई-नई गाइड से बचें। कोई भी गाइड आप शुरू में ही ले लीजिए, जो भी गाइड आपको पसंद हो, जो भी गाइड, किसी की भी गाइड जो आपको अच्छी लगती हो कि सर मुझे इन सर की गाइड अच्छी लगती है और मेरे को इनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ में आता है, तो क्या मैं ये गाइड पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल आप उस गाइड को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए और मैं कहता हूँ उस गाइड को इतनी बार पढ़िए कि आपको उस गाइड का पन्ना-पन्ना याद हो जाए। आपको ये तक पता हो कि सर ने उस गाइड के इस कोने में क्या लिखा है, किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। जिस दिन तैयारी आपकी इस प्रकार की हो जाएगी, उस दिन आपको सिलेक्शन की सोचनी भी नहीं पड़ेगी। आप सिलेक्शन नहीं, आप रैंक के साथ में सिलेक्शन लेके जाओगे। अगर बोलने में कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसे आप मानवीय भूल समझकर मुझे क्षमा करें। रीट की सटीक रणनीति क्या हो सकती है और क्या सर पहले रीट पात्रता फिर रीट मेंस इन दोनों के लिए तैयारी अलग-अलग करें या फिर इनकी तैयारी एक साथ करें? तो इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं हर एक उस बिंदु पे चर्चा करूँगा जो एक तैयारी करने वाले बच्चे को फेस करना पड़ता है। खास सेशन ये नए बच्चों के लिए होगा जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है या थोड़ी बहुत तैयारी शुरू की है पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि प्रॉपर तैयारी कैसे करें, मेंस और प्री को साथ में लेके कैसे चलें, दोनों की कंबाइंड तैयारी कैसे करें। क्योंकि अगर आप लोगों ने कंबाइंड तैयारी नहीं की तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। क्योंकि प्री के बाद में आपको इतना समय नहीं मिलता कि उसके बाद में आप नए सिरे से मेंस की तैयारी को दोहराएं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी समझ में आई है और आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।